हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के ये वाले जो टॉपिक्स थे आपके ये कंप्लीट किए थे। सो मैं अपनी लास्ट क्लास की जो लास्ट स्लाइड थी एक बार आपको वो शो करती हूँ ताकि आप पिछली स्लाइड को इस आगे वाली स्लाइड्स के साथ में क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। सो जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर टॉपिक किया था वो लास्ट टॉपिक था अपना व्हाट आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स डीसी करंट एंड एसी करंट। सो आज हम इससे आगे की अपने आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आज की स्लाइड के अंदर जो अपना टॉपिक फर्स्ट वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क पर यूनिट चार्ज फॉर फ्लो ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज through a closed circuit. Means mathematical formula of electrical potential is work upon charge. आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की साइड क्या होता है, अट्रैक्ट। तो वो कुछ फोर्स अप्लाई होती है वहां पे और साथ के साथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट मीन्स वहां पे वर्क डील करता है। सो किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब हम लेके जाते हैं तो कुछ वर्क होता है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल की फॉर्म में। नेक्स्ट इज V इक्वल टू W बाय Q एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जूल पर कूलम, या फिर SI में आप इसको सेकेंडली क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। मीन्स वोल्ट इज अनदर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. So next is what is voltmeter? Voltmeter is a device used to measure electrical potential in an circuit. जैसे एमीटर था, एमीटर हमारा क्या काम आता है, किसी सर्किट के अंदर अगर हमें करंट को मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, एमीटर। लेकिन अगर उसी सर्किट में हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करना है तो हम कौन सा डिवाइस लगाएंगे, हम लगाएंगे एक वोल्टमीटर। सो नेक्स्ट इज वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है कि व्हाई वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। सो आंसर इज बिकॉज the resistance of a voltmeter is very high. If we connect a voltmeter in series, then due to high resistance, current is very small. अगर सर्किट के अंदर करंट ही नहीं होगा, राइट, अगर या आप बोले कि बहुत कम करंट होगा तो आपका सर्किट काम कैसे करेगा। सो इसीलिए हम उसको सीरीज में ना लगा के वोल्टमीटर को कहाँ लगाते हैं बच्चों, पैरेलल में लगाते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस इज द डायग्राम या दिस इज अ सिंबल, एक सिंबॉलिक फॉर्म में आपको दिखाया गया है। एक्चुअल में जो वोल्टमीटर होता है प्रेटस वो आपको ऐसा दिखता है। इसमें थोड़ी सी आपको एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, यहाँ पे रेड कलर की दो नोब लगी हुई हैं, एक 3 वोल्ट की, एक 15 वोल्ट की, और ब्लैक वाली होती है नेगेटिव, रेड वाले दोनों होते हैं पॉजिटिव। सो जब आप लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं सो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि इसको स्टडी कैसे करते हैं। तो आप एक बार डायग्राम को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। जो नीचे है आपका, नीचे वाला स्केल है वो 3 वोल्ट तक है और ऊपर वाला स्केल कहाँ है, 15 वोल्ट तक। तो जब आपको थोड़ी वोल्टेज अप्लाई करनी होती है तो आप पॉजिटिव टर्मिनल को 3 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ग्राउंड पे करेंगे। लेकिन जब आपको हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, मीन्स आपको 3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर के 15 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। और कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ये बिल्कुल सभी के सभी टॉपिक हम 10th क्लास वाले डील कर रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास के बेस में स्टार्टिंग में आपके जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं आपकी 10th क्लास से। सो ओम्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट in an electric circuit is directly proportional to electric potential applied across the end of the circuit, and electrical potential is proportional to current, है ना। और जब आप यहाँ पे proportional symbol को रिमूव करते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, मीन्स V इक्वल टू IR, where R is equal to electric resistance.
So next is, what are ohmic devices and non-ohmic devices? Means those material या those devices which obey Ohm's law. जो Ohm's law को मानते हैं उनको बोलते हैं ohmic device, या जो कंडक्टर मानते हैं उनको बोलते हैं ohmic कंडक्टर. ओके, और एक होता है जो Ohm's law को नहीं मानते, वो होते हैं नॉन ohmic. तो अभी फिलहाल इस स्लाइड में बात हो रही है ohmic कंडक्टर के बारे में. आपका जैसे नीचे आपके पार्ट में लिखा है, जो मटेरियल ओबे करते हैं वो आपके हैं ओमिक, और जो ओबे नहीं करते वो आपके क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर. सो नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिकल करंट गिव्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. जैसे अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें पोटेंशियल के और करंट के बीच में, तो वो आपका क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. दैट इज द बेसिक ओम्स लॉ. V इक्वल टू आई आर, ये कॉन्सेप्ट तो नॉन ओमिक डिवाइस में भी ओबे होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस के कांस्टेंट वाली बात है आपकी, वो आपकी फुलफिल होती है ओमिक डिवाइसेस में. मींस अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वो ओमिक डिवाइसेस है, अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो वो आपके नॉन ओमिक डिवाइसेस. आप ऐसे भी सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ. सीबीएसई ने अपने सिलेबस से कुछ टॉपिक को डिलीट किया है, राइट. तो आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट है, इसके अंदर से जो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं, जो आपके इस टाइम पे जो आपके सीबीएसई एग्जाम होने वाले हैं, आपके जो अभी आपकी क्लास के हैं जो, सो उनमें जो नहीं आएंगे टॉपिक्स, उसमें पहला टॉपिक आपका है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और एक आपका टॉपिक होता था कलर कोड का, कि आप कलर कोड की हेल्प से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, मैं अपनी स्लाइड में मैंने डाल रखे हैं क्योंकि ये स्लाइड आपकी पहले की बनी हुई है मेरी, लेकिन अभी क्योंकि सिलेबस से डिलीट हो चुका है, सो देयर इज नो नीड टू स्टडी अबाउट दैट. अगर आप अपनी नॉलेज के लिए चाहते हैं कि मैं आपको डालूं, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो डाल दूंगी या आपको पूरा पीपीटी डाल दूंगी, जिससे आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं बेटा, राइट. सो आई रिमूव ऑल दिस स्लाइड. So wait a minute students. Okay, I show you कि क्या क्या स्लाइड मैंने रिमूव की है. यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट आपका है कलर कोड का टॉपिक, ये आपका डिलीट हो चुका है सीबीएसई के सिलेबस से. मीन्स आपके अब की बार के एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा. ओके, सो नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी. सो ये आप टॉपिक कर सकते हैं बेटा. सो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से, क्योंकि वैसे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कनेक्टेड है ना, लेकिन डायरेक्टली आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया गया है कि रेजिस्टिविटी भी वाला भी डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, बट रेजिस्टेंस के बारे में क्लियर कट आपका इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि वो डिलीट हो चुके हैं. तो इसीलिए मैं आपको रेजिस्टिविटी वाला जो टॉपिक है बेटा वो करवा रही हूँ. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, right? So electrical resistivity is defined as the electric resistance offered by a material of unit area of cross section per unit length for flow of electric current. That means rho is equal to RA by L, right? तो यहाँ पे R आपका रेजिस्टेंस है, A आपका एरिया है कंडक्टर का, L आपकी क्या है, लेंथ. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. मटेरियल की प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, इट डजंट डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम. मींस रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड आपकी नहीं करती बच्चों. कई बार एग्जामिनर बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन डालता है. जैसे वो क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि एक वायर है, आपने उसकी लेंथ को पहले L लिया था, बाद में लेंथ को ट्वाइस कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तो अब बताएं कि रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी, या वो आपको पहले वाली और बाद वाली रेजिस्टिविटी के बीच में रेशो पूछ सकता है. सो आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन डायमेंशंस. आप लेंथ बढ़ाएं, आप लेंथ घटाएं, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है. दैट मीन्स रेशियो इज 1:1, मीन्स नो चेंज इन रेजिस्टिविटी. दैट इज द आंसर. ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आपका रेजिस्टिविटी के बारे में बताया गया है कि आपके जैसे कंडक्टर हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, तो किस किस डिवाइस की रेजिस्टिविटी कितनी कितनी होती है, किस रेंज में होती है। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स हैं इनकी 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। और आपको ये भी पता है कि सिल्वर जो आपका है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। Okay, so material with high value of electrical resistivity are electric insulator, में जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा वो उतना ही क्या है, इंसुलेटर बिहेवियर को क्या करेगा, शो करेगा। इंसुलेटर की आपकी होती है 10⁻⁴ से लेके 10⁻16 ओम मीटर की रेंज में। तो आप यहाँ पे एक चीज का एक रिलेशन देखें कि जो आपके कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो माइनस में है, पावर चेक करें आप 10 की माइनस में है, लेकिन इंसुलेटर की वही रेजिस्टिविटी किस में दे रखी है, प्लस में, मींस वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट इज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वैल्यू लाई बिटवीन, जैसे आपका कल बताया था व्हाट आर सेमीकंडक्टर, मींस उस कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी है आपकी उसकी वैल्यू भी आपकी लाई करेगी किस किस के बीच में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो नेक्स्ट इज आपको दिखाया गया स्क्रीन पे कि सेमीकंडक्टर की जो रेंज है आपकी वो 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेके 10⁻⁴ ओम मीटर तक होती है। सो हियर इज अ टेबल, ये आपकी सेम टेबल 10th क्लास में थी, 10th क्लास की आपकी एनसीईआरटी बुक से कॉपी पेस्ट किया गया है। सो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जस्ट ये दिखाया गया है बेटा कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी ज्यादा, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आपको बस ये शो किया गया है इसमें। और ये जो चीज है आपकी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ये फिक्स नहीं होती बेटा। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में आई थिंक 20 डिग्री सेल्सियस पे था। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स नहीं रहेंगी, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कंडक्टर अलग टाइप से बिहेव करता है, सेमीकंडक्टर अलग टाइप से बिहेव करता है। सो आपको ये टेबल रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आपको शो कर रही है, ये फिक्स वैल्यूज नहीं है। ये टेम्परेचर के साथ इन सबकी वैल्यू आपकी क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सो दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर क्लास 12, क्योंकि आपने 10th में करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में नहीं रीड किया है, नहीं पढ़ा है बेटा। तो इसको आप थोड़ा सा प्लीज अब ध्यान दें, क्योंकि अब तक जो भी था वो हम 10th में करके आए हैं। सो स्टूडेंट, हियर इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आपकी होती है करंट पर यूनिट एरिया, राइट। आप डेफिनेशन देख सकते हैं। करंट हमारा होता है चार्ज अपॉन में टेम्परेचर, चार्ज अपॉन में टाइम। सो आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें देखें, J is the symbol for current density, which is equal to I upon area, और I आपका होता है चार्ज अपॉन में आपका टाइम। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जो पिछली अपनी क्लास थी, कि करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होता है, और क्यों होता है विद रीजन भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और यहाँ पे करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सो करंट को हम एक नए रिलेशन के साथ लिख सकते हैं, J डॉट ds। हियर ds इज द एरिया वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर है। ये भी हम जो ds वाला फंडा है ये अपनी पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉसियस लॉ में। उस वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट बताया है कि एरिया भी क्या होता है, एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं। Here theta is the angle area vector and J is the current density. So I equal to J dot S. और 11th क्लास से अगर रिलेट करें इसको, तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है बेटा कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो इसको दोबारा से अगर आप J की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो I अपॉन में S, ये वेक्टर नोटेशन है। So next is conductance. Conductance is reciprocal of electric resistance.
कंडक्टेंस का सिंबल आपका G होता है और इसकी यूनिट मो होती है, MHO, मो या साइमंस, SIMENS, साइमंस, ये सिंबल्स हैं इसके। कंडक्टिविटी आपकी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है एंड आपका जो सिंबल है कंडक्टिविटी का वो आपका सिग्मा होता है। रो सिंबल है आपका, वो आपका रेजिस्टिविटी का होता है, सिग्मा आपका होता है कंडक्टिविटी का। और नेक्स्ट आपकी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। आई होप आपको ये जो है क्लियर होता चल रहा है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, तो हमने पढ़ा है V इक्वल टू IR, लेकिन नया टॉपिक है ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हाउ वी रिप्रेजेंट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। So let us start. You see on the screen, let E is magnitude of electrical field, L is the length of the conductor, V is the electrical potential difference. So आप कैसे लिख सकते हैं, V equal to E dot L, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू में लेंथ एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR। यहाँ पे स्टूडेंट R जो है उसकी वैल्यू रो L बाई A हमने पुट की। नेक्स्ट स्टेप में एरिया अपॉन लेंथ को हमने ब्रैकेट में लिया है, इंटू रो इंटू क्या है आपके पास, L है, ये आप यहां पे देखें। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब यहां पे बच्चों जो आपके पास ये V है, V इक्वल टू E इंटू L, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, L से L आपका क्या हो जाएगा, L से L आपका हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, L से L हमारे पास है कैंसिल, I अपॉन एरिया को, यहां देखिए आप बेटा, इस I अपॉन एरिया को हमने क्या रखा है, हमने लिखा है रो। रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रो एंड सिग्मा, रो इज रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा या फिर सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। तो अगर वहां पे इसकी वैल्यू पुट करें और थोड़ा सा इसको चेंज करें तो हमारे पास एक नया रिलेशन आएगा जो कि J इक्वल टू रो E होगा। ओके, सो ये जो इक्वेशन है E इक्वल टू रो J या J इक्वल टू सिग्मा E, ये आपके सारे क्या है, दोनों की दोनों ये आपकी वेक्टर फॉर्म है किसकी, ओम्स लॉ की। आप इसको थोड़ा सा रिलेट करें, किसको, E इक्वल टू रो J को। एक मिनट लगा के थोड़ा सोचे, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, राइट, वहां पे V था, यहाँ पे E है ना, वहां पे R था, यहाँ पे सिग्मा है, उसमें I था, यहाँ पे J है। तो आप ऐसे रिलेट करके आप सिंपल ओम्स लॉ को ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के साथ में अगर रिलेट करेंगे तो आप इसको और अच्छे से इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले आपके पास स्क्रीन पे एक डायग्राम है जिसमें आपको एक कंडक्टर दिखाया गया है। कंडक्टर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रैंडम मोशन दिखाया गया है। कब, जब तक आप कोई सेल या बैटरी नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही अगर आप कुछ अप्लाई करते हैं सेल या बैटरी, तो आप क्या देखेंगे, आपके सारे इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड के एक एंड से दूसरे एंड, या जो आपने बैटरी लगा रखी है उसकी वजह से कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की साइड में क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। सो इन दिस वे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी gained by free electron of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field। मीन जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की है किसी सेल के थ्रू, किसी बैटरी के थ्रू, मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स से, सो उससे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक रिलेशन आएगा आपका और एक टॉपिक भी है आपका, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं। सो दो कोलिजन के बीच का जो आपका एक गैप होता है, एक रिलैक्स टाइम होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मींस रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, आप ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज, सपोज हम मानते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि टाउ 1 इज द सिंबल फॉर फर्स्ट कोलिजन, मतलब फर्स्ट रिलैक्सेशन टाइम। जब पहले से दूसरे के साथ कोलिजन हुआ तो जो बीच का टाइम था उसको हमने लिखा टाउ 1 से, ये आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे। सेकंड को लिखा टाउ 2, थर्ड को लिखा, सोन अप टू हमने माने एन कोलिजन, तो लास्ट में क्या लिखा हमने, टाउ एन।
सबका हमने क्या ले दिया, हमने सम ले दिया। तो एवरेज जैसे लेते हैं ना सबका, सारी की सारी जो आपके रिलैक्सेशन टाइम था सबका सम लेके हमने उसका क्या ले दिया बच्चों, एवरेज। नेक्स्ट इज टाउ इक्वल टू, राइट, लेट u1 u2 u3, ये आपकी सारी क्या है, ये आपकी रैंडम इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और कब मानी है हमने, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है, स्टार्टिंग में। हम यहाँ पे बच्चों दो केस लेने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक को रटना नहीं है, आपको टॉपिक को समझना है। टॉपिक है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, देखो ड्रिफ्ट का अगर आप इंग्लिश का एक हिंदी मीनिंग देखें तो ड्रिफ्ट मतलब होता है एक साइड पे मूव करना। वेलोसिटी मतलब कोई स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, मतलब आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ओके, अब हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ में ये कैसे रिलेट करेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो बच्चों सपोज अपने पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, हम दो केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं की, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो कंडक्टर के अंदर रैंडम ऐसे ही इधर उधर मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी के साथ, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे। सो वो वेलोसिटी जो है जो रैंडम है, जो किसी भी डायरेक्शन में है, उनको हमने माना है u1 u2 सो ऑन अप टू un तक, राइट, जब अपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं है, ये तब की बात हो रही है। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, व्हेन कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू सोर्स, तो उस टाइम पे जो रैंडम मोशन होगा, जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो आपकी होगी 0। अगर वेलोसिटी ही नहीं होगी कोई, आपके इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, तो क्या करंट होगा बच्चों, करंट भी नहीं होगा, क्योंकि करंट का रीजन ही मोमेंट है, मूव करना है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर वो ना होगा तो करंट भी नहीं होगा, राइट। सो जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, हमने क्या किया, हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो उसको लिखेंगे कैसे, जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है वैसा। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कि हमने एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर दिया भाई, अब क्या होगा। सो अब क्या होगा बच्चों, अब जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक मोटिव मिलेगा, मतलब एक उनका एक क्या होगा, आप ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उनका एक टारगेट होगा मूव करने का। उनको जैसे एक आपने वर्ड पढ़ा था EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उनको एक ऐसी फोर्स मिलेगी जो मोटिवेट करेगी, किस डायरेक्शन में मोटिवेट, कि वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की साइड में एक डेफिनेट पाथ को फॉलो करते हुए मूव करें, राइट। सो जब वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की साइड पे मूव करेंगे तो एक्सेलरेट भी करेंगे, कोई एक्सेलरेशन के साथ करेंगे, तो कितनी एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी फोर्स लगाएगी, तो वो आपके स्क्रीन पे है बेटा। तो यहाँ पे एक बार देखिए आप प्लीज, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स कितनी होगी, -QE। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। E यहाँ पे रिप्रेजेंट है जो हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है वो, तो वो है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो जो एक्सेलरेशन होगी उसको लिखा है A इक्वल टू -EE/m। ये कैसे लिखा बच्चों, ये आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये कैसे लिखा, कहां से आया। स्टूडेंट ऊपर देखें आप, E आपके पास है फोर्स आपके पास है -EE, और एक आपने फोर्स 9th क्लास में पढ़ी थी न्यूटन लॉ में, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप इन दोनों फोर्स को इक्वेट करोगे मेरे बच्चों और वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो होगा -EE/m। नेक्स्ट इज m आपका मास है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले से। सिंपल से फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, u इक्वल टू v प्लस at। दोबारा सुने, u इक्वल टू, मैं उल्टा बोल रही हूँ शायद, v इक्वल टू u प्लस at, सॉरी स्टूडेंट, रियली सॉरी, v इक्वल टू u प्लस at, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन और t इज टाइम। उससे इसको रिलेट करें, यहाँ पे v1 हमने लिखी है फर्स्ट पार्टिकल की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, वो रिलेशन टाइम को चेंज किया है τ1 से।
ऐसे V2 को V3 को सोन अप टू हमने कहां तक लिखा बेटा जी, Vn तक लिखा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लेंगे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने सारे वेलोसिटी का क्या लिया बच्चों, सम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, सारी की सारी वेलोसिटी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब आप यहां से देखें, हम इसको थोड़ा सा इस स्टेप को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहां से क्या लिया हमने, U1 U2 U3 सोन अप टू UN, इसको हमने एक साइड किया। सेकेंड टर्म में ए कॉमन आ रहा था, वो हमने बाहर ले लिया और हमारे पास ये रिलेशन आया है। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमने पढ़ा था ये जो एवरेज है इनिशियल वेलोसिटी का, ये तो जीरो होता है, ये हमने रख दिया जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई बाई एम, ये पीछे वाले रिलेशन से हमने यहाँ भी पुट किया जो पीछे वाले स्लाइड पे थी। सो इन दिस मैनर वी गॉट Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। तो हमारे पास यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपने बाहर से लगाई है, उससे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा जी, अपोजिट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये जो नेगेटिव साइन है ये आपका किस चीज को इंडिकेट करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपका एक वीडियो है छोटा सा जो आपको लाइव आपको चल रहा है, आप इसमें प्लीज थोड़ा सा जूम करके देखना। एग्जैक्ट कितनी वेलोसिटी एक्स में है इलेक्ट्रॉन की, वाई में ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, टाइम, आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या होंगी, विजिबल होंगी। ये आपका क्या है, आपको क्या दिखाया गया डायग्राम में, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मॉडल है कि कैसे आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको एरो दिख रही है ना पिंक कलर की, रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, पिंक कलर की एरो है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके मूव कर रहे हैं, राइट। तो कैसे मूव करते हैं ये आपको कितना अच्छा सुंदर आपको एक ब्यूटीफुल सा आपको एक पैटर्न दिखाया गया है इनका, राइट। सो आप 2 मिनट थोड़ा शांति से इसको ऑब्जर्व करें। ओके, आई थिंक यू एंजॉय दिस। ओके, नेक्स्ट इज हम अगला देखते हैं, अपना अगली स्लाइड को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट और दिस इज न्यू कि इलेक्ट्रिकल करंट का अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। देखो, इस हर एक चीज को हम रिलेट करते हैं। कैसे, एक कंडक्टर है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन अगर उनको एक्सटर्नल फील्ड नहीं मिली है तो उनकी वजह से करंट जीरो है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड मिली हुई है, उनके पास कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट मींस उनके पास करंट भी है, उनकी वजह से करंट भी है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे उसको किस फॉर्मूला से हम निकालें, कैलकुलेट करें। सो ये वाले पार्ट में हम वो सीखने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं A इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, L इज द लेंथ, और V हमने पीछे वाले से पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, V इक्वल टू E इंटू L, Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं आप। Here कैपिटल N क्या है, कैपिटल N ये इंपॉर्टेंट है, देखें, स्मॉल n A इंटू L। सो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम भी लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ के जो डायमेंशंस बनती हैं आपकी, वो आपकी बनती है वॉल्यूम वाली। सो यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप स्मॉल n की बात करें तो कैपिटल N है नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो L है वो यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हम इसको इस टाइप से इसको रिलेट करेंगे। सो आपको एक बार दोबारा देखें, थोड़ा सा रिवाइज करें। A आपका एरिया है, L आपकी लेंथ है, V आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, स्मॉल n है वो आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, कैपिटल N है आपका वो है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। जो Q है आपका चार्ज, सो जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका इक्वल होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, उनकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, तो हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट जो कंडक्टर है उसका चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा, थोड़ा यहां देखिए एक बारी।
जो एक कैपिटल एन था इसकी वैल्यू स्मॉल एन ए एल पुट की हमने, ओके यहां तक किया। नेक्स्ट करंट की वैल्यू होती है या करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में आपका टाइम। चार्ज की वैल्यू ई एन ए एल ये हमने इस ऊपर वाले रिलेशन से पुट की है। नेक्स्ट इज जो टी है, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, यहाँ पे बट के अंदर देखो ये लिखा है T इक्वल टू एल अपॉन वीडी। ये कैसे लिखा है? वीडी होता है लेंथ अपॉन टाइम, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम की वैल्यू को L बाई वीडी लिखा है, राइट। सो यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू को ये वाला पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने T की वैल्यू को L बाई वीडी रखा। L से L आपका क्या हो गया यहाँ पे देखिए एक बारी, L से L कैंसिल, ये जो वीडी है ये आपका क्या चला जाएगा ऊपर वाली साइड। सो यहां से हमारे पास करंट का इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या जाएगा, करंट इज इक्वल टू NEAVD। Here N is total number of free electron per unit volume, E is the charge of one electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, A is the area and VD is the drift velocity। नेक्स्ट इज ये यहां तक अपना रिलेशन है, लेकिन कई बारी न्यूमेरिकल्स के अंदर करंट का जो रिलेशन है वो आपका होता है करंट डेंसिटी के साथ में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट डेंसिटी। तो आप क्या करेंगे, जे का जो फॉर्मूला है, जे का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। सो यहाँ पे करंट की जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको रख देना, राइट। करंट की रिलेशन में ये जो ए है और जो आपका करंट डेंसिटी वाला एरिया है ये आपस में क्या होंगे बच्चों, कैंसिल। सो आपके पास जो आएगा रिलेशन वो आएगा J इक्वल टू NEVD, राइट। नेक्स्ट इज ये आपका सिंपली एक इलेक्ट्रिकल करंट का ही आपको एक स्लाइड दिखाया गया है, आप इसको थोड़ा टाइम लगा के देखें, सेम थिंग है ये सारे। यहाँ पे डेल की फॉर्म में लिखा गया है बेटा। फिजिक्स में डेल का मीनिंग होता है स्मॉल चेंज, डेल क्यू, राइट। तो उसको थोड़ा सा आपका रिप्रेजेंट किया गया है। Resistance and resistivity, terms of electron density and relaxation time। ये भी एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल है। सो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जितने भी हमने फॉर्मूले प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़े हैं अभी उन सब को थोड़ा सा याद रखना है और थोड़ा सा रिलेट करना है। अगर हम उनको याद रख पाए, रिलेट कर पाए तो हमारे लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अभी देखिए हमने प्रीवियस स्लाइड्स में अभी क्या पढ़ा है, आज ही पढ़ा है हमने ये क्लास में, VD इक्वल टू E टाउ बाई M, राइट। नेक्स्ट इज करंट को हमने पढ़ा है ANEVD, ये हमने पढ़ा है। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे VD की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो आपको रेड में दिखाया गया है E टाउ बाई M, ये हमने रख लिया। नेक्स्ट स्टेप में E को हमने बाहर निकाला और बाकी रिलेशन को क्या किया हमने, ब्रैकेट में इनक्लॉज। नेक्स्ट इज E की वैल्यू तो V बाई L होती है, तो हम अगर उसको यहाँ पे पुट करें और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास J होता है करंट अपॉन एरिया, उसके साथ इस चीज को क्या करें बच्चों, रिलेट, राइट। हमारे पास क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू V बाई I होता है, तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या पुट किया, करंट की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हमने। नेक्स्ट इज आप थोड़ा सा रिलेट करें, रेजिस्टिविटी होती है RA बाई L, ऊपर वाले रिलेशन से, और ये रिलेशन किससे है, प्रीवियस स्लाइड से। R की वैल्यू जो ये है ये हमने यहाँ पे पुट की बच्चों। पुट करने के बाद ये वाला जो L है इससे इस रिलेशन में जो L था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आया रो इक्वल टू MNE स्क्वायर टाउ। नेक्स्ट इज अगर आप यहां से इस रिलेशन से, देखो बेटा इस रिलेशन से R निकालना चाहे तो R भी निकाल सकते हैं। R आपके पास क्या आ जाएगा, MLNE स्क्वायर A टाउ। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में टॉपिक क्या था, टॉपिक था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का रिलेशन किसके साथ में, रिलैक्सेशन टाइम के साथ में। सो जो आपकी ये वाली इक्वेशन है और जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से हमने ड्राइव किया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन electrical resistivity with relaxation time and electrical resistance with relaxation time। So
रेजिस्टिविटी, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस भी किया था। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, मींस आपकी फॉर्मूला में देखो कहीं पे भी लेंथ, कहीं पे भी एरिया है क्या? नहीं है। मास कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ई का चार्ज आपका फिक्स होता है, रिलैक्सेशन टाइम है वो भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या कहीं पे भी लेंथ एरिया का डिस्कशन हुआ है? नहीं ना। सो दैट मींस रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, ये आपकी इंडिपेंडेंट है। और सेकेंड थिंग, ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस किस के? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, या नंबर डेंसिटी बोल सकते हो, और सेकेंड थिंग रिलैक्सेशन टाइम के। सो दिस टू जो आपकी टर्म्स है नीचे वाली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बिहाफ पे हम ये बताएंगे बेटा आगे कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे डील करेगी। ठीक है, तो आप प्लीज इन रिलेशंस को अपनी रफ नोटबुक पे आप एक बार दोबारा से इसको ट्राई करना, राइट, और फिर स्लाइड्स में आप मैच कर सकते हैं। आप इन सारे फॉर्मूलाज को आज ही लर्न करना। नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम स्लाइड है आपकी। इसको मैं थोड़ा क्विकली रिमूव करती हूँ बेटा, ये हम कर चुके हैं, सेम स्लाइड है, ये दोबारा रिपीट है। ओके, इंपॉर्टेंट इज अब तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया है, लेकिन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया है, अब तक क्या आया है। सो अभी सीबीएसई में 2019 में एक इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में थे दो पार्ट। ए पार्ट में था डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम गिविंग देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, और सेकेंड वाले पार्ट में एक न्यूमेरिकल था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो आप इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स ला सकते हैं, या ला सकते थे अगर आप ये क्लास कर चुके हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे स्टार्टिंग वाले तीनों पार्ट आपके क्या हैं? तीन जो चार पार्ट आपके वो सारे थ्योरेटिकल हैं। जैसे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच electron moves in a conductor when an external electrical field is applied across the conductor. So this is the definition of drift velocity. Next है significance. So जो drift velocity होती है ना बेटा, वो कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है? आपके करंट को। So ये इसका significance है। Next है relaxation time. So relaxation time की definition क्या होती है? Average time between successive collision for the drifting electron in the conductor. जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्ट होते हैं, उनका कोलिजन होता है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उन सबका एवरेज जो निकालें तो वो आपका क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम होगा। इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ठीक है, किस चीज में? डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of a conductor at different temperature. That is the physical significance of किसका? relaxation time का। So next is what is the question? numerical part देखते हैं B part में। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसको एक DC सोर्स से ज्वाइन किया गया है, जिसका EMF E है। Okay, if the conductor is replaced by another of the same material, देखो इसने यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात डाली है, सेम मटेरियल। अगर सेम मटेरियल है तो एक क्वेश्चन आया माइंड में, रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? नो, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम। लेकिन एरिया है क्रॉस सेक्शन का, सेम मटेरियल और सेम एरिया को और नेचर को सेम रखा है, लेकिन लेंथ को 5 टाइम कर दिया, 5L कर दिया। सो लेंथ 5 गुना बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस अमाउंट से चेंज होगी ये निकालना है। मींस आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ थी L, जिसका एरिया था A, रेजिस्टिविटी थी ρ। अब आपके पास कोई दूसरी चीज है सेम मटेरियल की, लेंथ आपकी 5L है, एरिया सेम है, तो अब ये बताओ कि नए वाले लेंथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? सो स्क्रीन पे देखें बेटा, सबसे पहले तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ बाय m, लेकिन जो कैपिटल E है बेटा उसकी वैल्यू को स्लाइड में V/L लिखा है, क्या हम लिख सकते हैं?
क्या हम कैपिटल ई को v बाय एल लिख सकते हैं? आर यू एग्री? क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि देखो, अगर आपका न्यूमेरिकल में बच्चों ई से रिलेशन पूछा जाता तो हम न्यूमेरिकल में ई से रखते, लेकिन न्यूमेरिकल में आपका लेंथ से रिलेशन पूछा गया है। सो अब हमें चाहिए कि फॉर्मूला में एल कहां से आए। सो एल आएगा आपका v की वैल्यू, एल आपका आएगा ई की वैल्यू पुट करने से। सो ई की वैल्यू को v बाय एल हमने यहाँ पे रखा। नेक्स्ट क्या किया बेटा, पहले वाले टाइम पे जो डिफ वेलोसिटी थी उसको लिखा हमने vd से। नेक्स्ट जो चेंज आएगा डिफ वेलोसिटी में उसको हमने लिखा है vd डैश से। इसमें बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, लेकिन लेंथ आपकी l की बजाय क्या हो जाएगी 5l। अब आप क्या करें, दोनों को कंपेयर करें। दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास जो नई डिफ वेलोसिटी है उसका और पुराने वाली जो पहले वाली डिफ वेलोसिटी है उसके साथ क्या रिलेशन आएगा, vd डैश इक्वल्स टू vd बाय में 5, मीन्स आपकी डिफ वेलोसिटी 1/5 टाइम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया था 2017 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग टेबल, और इंटरेस्टिंग बात है ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप खुश हो जाएं कि आज का जो लेक्चर है वो अपना इतना ही है। ओके, सो यू एंजॉय दिस लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। सो आप थोड़ा सा खुश होकर इस क्वेश्चन को पढ़ें क्योंकि लास्ट है ना ये। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लेंथ ऑफ 3 कॉपर वायर। आपको टेबल के अंदर 3 कॉपर वायर की लेंथ गिवन है, डायमीटर और पोटेंशियल गिवन है। अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम ज्यादा ज्यादा। किस किस चीज का, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विद इन देम, नंबर 2 डिफ वेलोसिटी, और नंबर 3 आपका करंट डेंसिटी। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। किस बच्चे के लिए, जिस बच्चे को सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होंगे, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होंगे, वो बच्चा इसको अच्छे से कर पाएगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिकल फील्ड का रिलेशन। आप यहां देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका v बाय एल आपके पास फॉर्मूला होता है। सो आप क्या करें, तीनों कॉपर वायर के लिए E1, E2, E3 इसके फॉर्म में सारे की सारी वैल्यू पुट करें। जैसे पोटेंशियल मैं आपको 1 बाय 1 बोलती हूँ, स्क्रीन पे आपको विजिबल भी है। E1 हो जाएगा v बाय एल, E2 हमारे पास हो जाएगा v बाय 2l, E3 हो जाएगा 2v बाय 3l। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, E2, उसके बाद E3 और सबसे फर्स्ट पे कौन है, E1। इस रिलेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में डायरेक्ट का रिलेशन है ना, अभी हमने पढ़ा है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी सेम इसी मैनर में लिख सकते हैं कि पहले 2 आएगा, फिर 3 आपका, फिर क्या आएगा 1। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी का क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, है ना, तो वो देखते हैं। तो एक बार आप फॉर्मूला देखें बच्चों, I होता है ANEVD, होता है ना, I इज इक्वल टू, अगर यहां से आप करंट अपॉन इस एरिया को नीचे ले जाओ तो I अपॉन A आपका होता है J। ये यहाँ पे ओब्लिक डाल के J सिग्मा E है आपका, यहां से भी देख सकते हैं आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी इसमें अप्लाई किया है I होता है ANEVD। यहां से I अपॉन एरिया को हमने क्या लिखा, J लिखा। सो इसे चेक करें, J इक्वल टू NEVD। N आपके पास कांस्टेंट होता है बेटा पर्टिकुलर केस के लिए, E आपके पास कांस्टेंट है, तो J आपका प्रोपोर्शनल हो गया VD के। सो आप J का रिलेशन भी आप सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लिख सकते हैं। सो इन दिस मैनर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इन तीनों का रिलेशन लिख लिया। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो जो डिस्कस हुआ है बच्चों वो अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, किसी पार्ट में, कोई न्यूमेरिकल में या कोई थ्योरेटिकल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपने कोई भी आपकी क्यूरी है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। सो आज का अपना जो ये लेक्चर है ये यहीं तक खत्म करते हैं। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।